नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं वीएफएन न्यूज। कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीएफएन न्यूज का ये खास प्रोग्राम। आज के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जो परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, आज हम उनकी बात कर रहे हैं जो स्टॉक मार्केट के उन महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी देंगे जो रिटेलर्स और स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट उनके काफी समय से जानना चाहते थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएफएन न्यूज में। नमस्कार एंड थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ वीएफएन न्यूज। वीएफएन न्यूज के इस खास एपिसोड में सेबी का प्रभावित पीक मार्जिन का परिपत्र यानी सेबीज इनपंक्ड पीक मार्जिन सर्कुलर के मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। इस मुद्दे पर आज के कुछ खास सवालों के जवाब हम मिस्टर मुखर्जी से जानेंगे। तो आइए सवालों का सिलसिला जारी करते हैं। शेयर बाजार में जो इतनी हलचल है जिसकी वजह से रिटेलर्स परेशान हैं, मिस्टर मुखर्जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर ये सेबी पीक मार्जिन है क्या? देखिए, पीक मार्जिन में क्या है कि जब स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेडर ट्रेड करता है तो उसको एक निश्चित राशि अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना होता है। अब तक जो होता आया है कि मान लीजिए कि कोई ट्रेडर है जिसको ट्रेड करने के लिए 100 रुपये की अगर रिक्वायरमेंट है और उसके पास 50 रुपये है या 80 रुपये है, तो बाकी का अमाउंट जो है ब्रोकर अपनी तरफ से वो दे सकता था। अब क्या हुआ कि पीक मार्जिन आने के बाद क्लाइंट को 100 में से 100 मतलब 100% फंडिंग अपनी जेब से करना पड़ेगा। मतलब वो किसी भी तरीके से ब्रोकर से कोई फंड नहीं ले सकता। अगर होता है, अगर ब्रोकर देता है और दिन में जो 4 स्नैपशॉट्स आएंगे पीक मार्जिन का कि क्लाइंट का कितना फंड उसके पास है ब्रोकर के पास, उसके लिए 4 स्नैपशॉट्स जो हैं क्लियरिंग मेंबर हैं या जो एक्सचेंज है वो लोग दिन में चलाएंगे और उस सिस्टम में 4 बार जो क्लाइंट का कितना सा फंड यूज़ हुआ है उसमें वो पता चलेगा। इसमें से जो सबसे ज़्यादा फंड यूज़ हुआ होगा उसको माना जाएगा कि क्लाइंट ने वो पर्टिकुलर फंड यूज़ किया है और अकॉर्डिंगली उसके अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो फिर उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रोकर अपना फंड क्लाइंट को नहीं दे सकता। जी देव जी, ऐसी क्या आवश्यकता महसूस हुई जो आपको सेबी के विरुद्ध कोर्ट में केस फाइल करना पड़ा? देखिए, कोर्ट में कोई कब जाता है? सीधी सी बात है, जब आप हर तरफ से निराश हो चुके होते हैं, आपके कोच जो भी, कहने का मतलब है कि कोर्ट में बंदा तभी जाता है जब किसी के साथ कोई अन्याय होता है और उस अन्याय का जो सॉल्यूशन है कहीं से नहीं मिल पाता है, तभी जाता है। यहाँ पे जो सेबी का पीक मार्जिन सर्कुलर आया, जो कि मेरे हिसाब से न सिर्फ सेबी एक्ट जो है उसके अगेंस्ट है बल्कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। और इसके जो सर्कुलर है इसके अगेंस्ट में हम लोगों ने हर तरह से कोशिश किया सेबी को मनाने के लिए। हमने हमारे जो एसोसिएशन है उसकी तरफ से उसके पास रिप्रेजेंटेशंस भेजी, कई बार भेजा। उसके बाद हमने फिनांस मिनिस्ट्री में लेटर लिखी और इवन मैंने प्राइम मिनिस्टर को, नरेंद्र मोदी जी को भी ओपन लेटर तक लिखा, लेकिन इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अंततः मुझे इसमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा ताकि हमें न्याय मिल सके। मिस्टर मुखर्जी, आज से पहले आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आए? आज से पहले आपने इस मुद्दे के बारे में बातचीत क्यों नहीं की? देखिए, जब हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं या कोर्ट में जब हम अपील करते हैं और मैटर जब सब जुडिस होता है तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहा जाए तो बेहतर होता है। और ऐसा ही हमारे जो काउंसल्स हैं, लॉयर्स हैं, हमारे जो एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने कहा था इस पे ज़्यादा आप इस पर कोई कमेंट ना करें, क्योंकि कोर्ट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कि न्यायालय का या कोर्ट का अवमानना का के तौर पे हमें पनिश कर सकती है। तो इसलिए हमने चाहा कि हम इस पे ज़्यादा बात ना करें। इससे पहले कई लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बोला था। इसमें से एक यूट्यूबर है, डिजिटल ब्लॉगर असीम जुनेजा की है। तो उसमें इंटरव्यू में
के लिए उन्होंने कहा, तो हमने कहा कि आप क्वेश्चन हमें लिख के दे दो पहले, हम अपने लॉयर से पूछ लेंगे और अकॉर्डिंगली हम उसको आपको इंटरव्यू बना के दे देंगे। इसी तरह से एक दो जगह से और भी जो रिक्वेस्ट आया था हमने वही कहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि वो चाहते थे कि मैं डायरेक्टली लाइव आ जाऊं और वहाँ पे बोलूं, मान लो कोई लूज टॉक हो जाता है तो हमारे केस जो है वीक हो सकता था, इसलिए मैंने चाहा कि हम इस पर ज़्यादा बातें ना करें। सर, क्या एक स्थापित पॉलिसी मेकर या रेगुलेटर के निर्णयों में हस्तक्षेप कर सकती है? जी बेशक कर सकती है। जो रेगुलेटर है वो आपका जो है उसके पास काफ़ी पावर होता है और वो कई सारे डिसीजन ले सकती है। वो खुद ऑटोनॉमी बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जैसे सेबी को बहुत सारा पावर दिया हुआ है। लेकिन अब अगर ऐसा हुआ कि उसको कोई क्वेश्चन ना करे या कोर्ट उसमें इंटरफेयर ना करे उसके किसी मामले में जहाँ कुछ उसने गलत करी हो, तो फिर तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उसमें इंटरफेयर कर सकती है अगर उसमें दो तीन जो है उसने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ काम किया हो या फिर कोई डिसीजन है जिसमें आर्बिट्री डिसीजन लिया हो। मैं आपको बताना चाहूँगा इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे रेगुलेटर के अगेंस्ट में कोर्ट ने डिसीजन लिया है। ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट का है जहाँ पे एक जजमेंट आया था। वो क्वेश्चन जो है मैं कोट करके बताता हूँ आपको। द सुप्रीम कोर्ट में दैट इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द रूल मेकिंग अथॉरिटी हैज एक्टेड आर्बिट्रेरली और इन वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंसर्ड अंडर आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेगुलेटरी बॉडी है ये बनाया किस लिए गया है, कोई पर्टिकुलर एक देश के एक सेक्शन के लोगों का भला करने के लिए, हित के लिए। अगर आप उसको भलाई करने की बजाय आपका जो राजधर्म है आप उसको पालन नहीं करते हैं और किसी एक पर्टिकुलरली आप या तो जो डिसीजन होता है वो अनवाइज होता है, और अनवाइज होता क्यों है, किसी न किसी को या तो आप जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन होगा या किसी को भलाई किसी दूसरे को के इन्फ्लुएंस में आके आप ये डिसीजन लेते हैं। तो ऐसे केसेस में कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। आप हाई कोर्ट ही क्यों गए? बहुत से लोगों का मानना है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। देखिए, जब हम लोग कोर्ट में गए हमें ये पता नहीं था कि जो सेबी ने ये पॉलिसी लेके आई है 20 जुलाई 2020 को जो ये सर्कुलर आया जिसमें अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन की बात कही गई थी, तो ये नया नहीं है। अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन जो है ये पहले से ही था। अगर हम 20 साल 30 साल पहले की बात करते हैं तो वहां पे क्लियरली है कि आप अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन क्लाइंट से लेना है। अब होता क्या था, एंड ऑफ द डे रिपोर्टिंग सिस्टम थी, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे रिपोर्टिंग सिस्टम होता था तो बाकी के टाइम पे जो फंड है चाहिए, क्लाइंट के पास कितना पैसा होना चाहिए, वो एंड ऑफ द डे रिपोर्टिंग होता था कि इतना पैसा है तो इतना का वो कैरी कर सकता है। इंट्राडे में जो ट्रेड होते थे उसमें ऐसा नहीं है कि सेबी को पता नहीं था कि ब्रोकर फंडिंग कर रहा है या एक्सचेंजेस को पता नहीं था, बल्कि ये रूल में है कि ब्रोकर अपने पैसे से बाकी क्लाइंट को दे सकता है और इसमें कई सारे इसके पॉलिसीज हैं। अब अगर इसमें मैं पूरे डिटेल में जाऊंगा कि कहाँ पॉलिसी है और वो है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो ये है इसमें जो ब्रोकर फंड नहीं दे सकता है पर्टिकुलरली इस सर्कुलर से ये तय हो गया। तो ये क्यों लाया गया, तो इसका कोई जवाब नहीं था किसी के पास कि क्यों लाया गया। तो मार्केट में एक दो ब्रोकर हैं जो कि रिटेल ट्रेडर्स का मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, उन लोगों ने चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके और काफ़ी सारा इन चीज़ों को गलत तरीके से पेश किया, उसकी वजह से कन्फ्यूज़न और बढ़ गया। अब जब हमें ये पता नहीं है कि इन्होंने ये सर्कुलर क्यों लेके आए हैं, तो हमें मजबूरी में हाईकोर्ट जाना पड़ा कि कम से कम हम हाईकोर्ट में जाके पेश करें और वहाँ पे जाके अगर पता चला कि इसका कोई सॉलिड रीज़न है या वो है और हमारा केस अगर डिसमिस हो जाए, मान लीजिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और उस वहाँ से हमें पता चले कि इस वजह से है,
ठीक है, कि ब्रोकर तो फंड ही नहीं दे सकता। हमें जैसे बहुत से लोगों ने बोला कि इसके जब हमने ये इसके पॉइंट्स बनाए और कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे थे, तो हमने बहुत सारे लॉयर से बात करी। 2-3 महीने तक हम लोगों का डिस्कशन चला, अलग अलग लॉयर से, सीनियर लॉयर से, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन लोगों से। तो सभी ने बताया कि आपका जो है, किसी ने बताया आप ब्रोकर फंड नहीं दे सकता, किसी ने बताया कि नहीं जी ये तो पहले से ही था या जो था। तो हमें ये क्लियर पता नहीं था कि जब तक सेबी का जवाब ना आ जाए एक बार, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जवाब ना आ जाए कि हम इस वजह से इसको कर रहे हैं, तब तक सुप्रीम कोर्ट जाना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाके अगर केस डिसमिस हो जाता तो फिर फर्दर हम कहीं नहीं जा सकते थे। तो हमने ये सोचा कि पहले हाई कोर्ट में जाते हैं, या अगर उसमें डिसमिस होता है सिंगल जज के बेंच में, फिर डबल बेंच में जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी था जो सही रहा। हमने जब वो हाई कोर्ट गए तो वहाँ पे सेबी ने कोई खास रीज़न नहीं बताया, और हमने जो प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो लिखा, बाकी एमपी वगैरह लोगों ने, तो कोई खास जवाब नहीं दिया। क्या लगता है आपको कि आपके केस जीतने के कितने चांसेस हैं? और खास तौर पर मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये चांसेस आखिर क्यों हैं? केस से जुड़े कुछ ग्राउंड्स को आप हमसे शेयर कर सकते हैं। देखिए, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि हम तो जीतने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा हैं, और तभी हम ये केस लड़ रहे हैं। अगर हमें उम्मीद नहीं होती तो फिर तो हम लड़ते ही नहीं। तो हमें तो पूरी कोर्ट से तो पूरी उम्मीदें हैं, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि सत्यमेव जयते, तो सत्य की जीत होती है, और हम एक सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। अब इसके जो पॉइंट्स हैं, जो हम जीतने के क्या वजह हैं, या जो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, अगर हम उस पर डिस्कशन करेंगे तो ऐसे 30-40 पॉइंट हैं जो कि उसमें एक पूरी की पूरी वीडियो बन सकती है, या पूरा एक इंटरव्यू उसी में कवर हो जाएगा। तो सारे, इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग ऑल दोज पॉइंट इन टुडेज इंटरव्यू, हम लोग उसको उस पर, मैं कहूँगा कि वीएफएन को रिक्वेस्ट करूँगा कि उन पॉइंट्स पे आगे कभी डिस्कस करें। ज़रूरी नहीं कि मेरा इंटरव्यू हो, उस पर डिस्कस करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पॉइंट्स हैं जिसमें हमें जितने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जो हमने कोर्ट में भी दिया हुआ है। इसमें नया कुछ नहीं है, तो लेकिन जिनको पता नहीं है, जो मार्केट में लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि हम ये पॉइंट बताएं, ये वाला पॉइंट भी दें, XYZ, ऐसे 50-100-1000 पॉइंट्स हैं, लिख के लाते हैं। मेरे को लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इन पॉइंट्स को कोर्ट में दें। ऐसा नहीं होता है। कोर्ट में जो मेन पॉइंट है, सिर्फ ये देखती है कोर्ट कि वो चीज़ें लीगल है या इलीगल है। अगर लीगल नहीं है तो फिर वो हमारे सपोर्ट में जाएगा, और अगर सेबी जो भी कर रही है लीगली अगर वो करेक्ट है, तो फिर वो सर्कुलर जैसा भी है वो कंटिन्यू रहेगा और हमें उसको मानना पड़ेगा। अब जो पॉइंट्स हमें लगता है, या हमारे जो टीम है, लीगल एडवाइजर्स हैं, उनके हिसाब से जो लगता है कि जो गलत हुआ है, उसमें से सबसे बड़ी बात है कि सेबी का जो काम है उसको करने के लिए सेबी का एक्ट बना हुआ है, सेबी एक्ट है, और उसमें जो सेक्शन 11 है सेबी एक्ट का, उसमें मार्केट का जो प्रोटेक्शन है, मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है उनके प्रोटेक्शन और मार्केट का डेवलपमेंट के लिए उसको काम करना है। सेबी का काम मार्केट को डेवलप करना है, ना कि मार्केट को कील करना है। मार्केट में मान लो आपने कह दिया, देखिए सेबी जो है उसके पास इनहेरेंट पावर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगर उसको लगता है कि नहीं जी मार्केट 1 महीने के लिए बंद रखना है, तो वो भी कर सकती है। तो इसमें कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता, बशर्ते कि वो आपको बताए कि हम क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को। तो बैक टेस्टिंग होनी चाहिए, उसका जस्टिफाइड डेटा होना चाहिए, और कुछ भी चीज़ करने से पहले उसको कंसल्टेशन पेपर देना पड़ता है पब्लिक ओपिनियन के लिए। अब हमारे वाले जो केस है, यहाँ पे इन्होंने कोई कंसल्टेशन पेपर इशू नहीं किया। आप अगर देखेंगे पिछले 4 सालों में इसने कोई कंसल्टेशन पेपर दी ही नहीं है। इन सब जो मुद्दे इतने सारे 100 से ज़्यादा ये सर्कुलर लेके आ गई, मार्जिन फंड, ये मार्जिन का जो प्रोटेक्शन है इसके लिए, और किसी ने इस पर सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मुद्दा ऐसा था कि कार्वी का जो केस हुआ था उसमें जो फ्रॉड हुए थे, तो ऐसा लग रहा था कि सेबी जो है वो अच्छे के लिए कर रही है और सभी ने उसका सपोर्ट किया।
लेकिन इसको अच्छे करने के चक्कर में उन्होंने ऐसा कुछ कदम उठाया है जिससे कि सारे के सारे ब्रोकर जो हैं एक तरफ से वो ख़त्म हो जाएंगे, छोटे वाले जो ब्रोकर हैं या उसमें जो आपका एक तरह से अगर देखें तो ओलिगोपोली जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है उसकी तरफ जो सेबी है या सरकार है शायद उस तरफ मूव करना चाहती है और चाहती है कि सिर्फ 4-5 ब्रोकर ही रहे या तो बैंक रहे और सारे ब्रोकर ख़त्म हो जाए। तो इसको जो अगर हम मार्जिन फंडिंग नहीं देंगे तो क्लाइंट काम नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा तो क्लाइंट मार्केट से चला जाएगा और मार्केट से चला गया तो फिर क्या होगा ब्रोकर का, आप समझ सकते हैं। तो इसको डायरेक्टली कहने की बजाय कि चलो ये ब्रोकर को आप बंद करना है, इसको घुमा के वो कहना चाहती है। तो इसमें जो सेबी एक्ट है उसमें जो चीज़ों का पालन करना चाहिए था वो नहीं किया है। अब उसमें नहीं, एक तो हो गया मैंने बताया कि आपका कोई कंसल्टेशन पेपर इशू नहीं किया, और ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है और आपका डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग है, तो जो मार्जिन रिपोर्टिंग का व्यवस्था था वो डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग का के लिए था अब तक, और उसी से बातें चल रही थी, इंट्राडे ट्रेडिंग का कहीं पे बात नहीं था। अब इस पे क्या हुआ कि इंट्राडे ट्रेडिंग का, या यूं कहें कि जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन की बात कही गई है, तो उसमें अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन की बरसों से होता आया है, कभी ये नई बात थी नहीं। मार्जिन कलेक्शन जो अपफ्रंट करना है, मतलब कि एक क्लाइंट के पास अगर मान लो कोई भी डेरिवेटिव में काम करता है तो उसको अगर 100 रुपये चाहिए, तो जब ट्रेड करता है एक्सचेंज में, जब ट्रेड डाला जाता है तो 100 रुपये होना चाहिए। वो 100 रुपये अगर नहीं होगा, या मान लीजिए कि मैं एग्जांपल देता हूँ, पूरे ब्रोकर, किसी ब्रोकर के पास मान लो 100 करोड़ का फंड है और पूरे क्लाइंटों का जो ट्रेड डालेंगे उसमें 100 करोड़ 1 रुपये भी होगा तो वो सौदा नहीं जाएगा। मतलब टोटल जो ट्रेड हो रहा है उतना फंड तो ब्रोकर का होना ही चाहिए। और दैट टू मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ब्रोकर का जो फंड है उसमें से उसका हेयर कट होता है 10% के, जो सिस्टम को जो रोबस्ट करने के लिए या कोई रिस्क ना रहे इसके लिए 10 से 15%, कभी 15%, कभी 10% का हेयर कट होता है। कहने का मतलब 100 करोड़ अगर ब्रोकर का फंड है तो एक्सचेंज जो है उसको 85 करोड़ पे ही आपका वो जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो हॉल्ट हो जाएगा, जैसे 85% या 90% जैसे ही क्रॉस करेगा। तो 10% तो आपने सेफ्टी के लिए वहाँ रख लिया, ठीक है। अब इसमें पूरा फंड, बाकी का जो अपफ्रंट है वो ब्रोकर का एंड से जो भी फंडिंग करना चाहते थे वो करते थे। अब जब इस पे अगर हम बैकडेट में जाते हैं, जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग का है, जब इंडिया में शुरू हुआ तो ये एक डॉक्टर एलसी गुप्ता कमेटी है जिसमें कि डेरिवेटिव मार्केट के बारे में इंडिया में किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा उसके लिए एक कमेटी बनी, और उसके बेसिस पे कहा गया कि अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन होगा, ठीक है। और इसी को सेबी हर जगह पे इन्होंने अपना रिप्लाई में या कहीं पे भी इस बात को कहती है कि आपका जो मार्जिन कलेक्शन है वो हमने एलसी गुप्ता कमेटी में है तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं। लेकिन ये इस बात को नहीं कहती कि एलसी गुप्ता कमेटी रिपोर्ट जो है उसमें बहुत सारी कमियां थीं, और उन कमियों को दूर करने के लिए प्रोफेसर वर्मा कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी में ये कहा गया कि उसमें से एलसी गुप्ता कमेटी में जो कमियां थीं, जैसे अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन है और रिपोर्टिंग है, उसकी जगह उसमें कहा गया कि एंड ऑफ द डे रिपोर्टिंग होगी। इंट्राडे में आपका जो है, जो पीक मार्जिन में कहा गया है, ऐसी कोई बात थी नहीं। तो आपका जो अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन जो है वो बरसों से था और होता आया है, क्लाइंट एंड पे जो अभी दिया गया है और उसमें है, उसमें कोई अंतर था ही नहीं। दूसरी बात, जो ब्रोकर फंड देता था, तो अभी इसमें नया क्या है जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपका ब्रोकर जो है क्लाइंट को फंड नहीं दे सकता। तो अब तक जो सालों से देते आए हैं, 40-50 सालों से, या जब से डेरिवेटिव मार्केट है, एक्चुअली हमने जो केस फाइल किया है वो डेरिवेटिव मार्जिन फंडिंग के लिए किया है। तो आपका जो मार्जिन है ब्रोकर देता आया है, तो आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करनी थी कि भाई ब्रोकर फंडिंग कर पाएगा या नहीं पाएगा इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग आपका डिलीवरी बेस्ड ट्रेड में है ऑलरेडी, जिसमें 4 टाइम तक मार्जिन ब्रोकर दे सकता है। अब उसमें क्या डिलीवरी ओवरनाइट जो पोजीशन है उसमें कितना प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं कितना रिस्क है। रिस्क नहीं है यह कहना गलत होगा। हम लोग देख चुके, सत्यम है या आप
अभी हाल फिलहाल में जो डीएलएफ में हुआ है, या फिर आप पीएनबी में देखिए, अगर कोई स्टॉक 25% से ऊपर गिर गया तो फिर तो आपकी उसमें डेबिट आएगा ही आएगा। तो रिस्क नहीं है ये कहना गलत है। तो ओवरनाइट में आप 4 टाइम का मार्जिन दे रहे हैं, ब्रोकर दे सकता है, बट इंट्राडे जहाँ पे रिस्क नहीं है वहाँ पे आप देने नहीं दे रहे हैं। और आप अपना पॉलिसी जो कह रहे हैं उसमें डिलीवरी बेस्ड जो ट्रेड है और इंट्राडे जो ट्रेड है, ये दोनों को एक साथ आप क्लब कर रहे हैं, मतलब क्लबिंग टू अनइक्वल एज इक्वल। तो ये एक हमारा पॉइंट है। उसके बाद आपको क्या सेबी ऐसा कुछ कर सकती है या नहीं कर सकती है कि ब्रोकर फंड ना दे सके या वो इसको रोकना है, तो वो कर सकती है, लेकिन उसको ये प्रूव करना होगा कि पहले तो उसको रीज़न देना पड़ेगा, कमेटी बनानी पड़ेगी और लोगों को कमेंट करने के लिए देना पड़ेगा, इसको कंसल्टेटिव पेपर इशू करने पड़ेंगे, जो कि इस केस में नहीं हुआ है। तीसरी बात, आपको जो सालों से जो चला आया है आपका प्रोसीजर, आप उसको मना करते हैं या उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप सर्कुलर नहीं ला सकते, आपको पॉलिसी इशू करनी पड़ेगी। सर्कुलर होता है जो आप कुछ जो चली आ रही जो प्रथा है या जो तरीका है उस पे से कुछ आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको सर्कुलर हो सकता है, अदरवाइज आपको पॉलिसी लेटर इशू करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग है, आपका कुछ अमेंडमेंट नहीं है। तो ब्रोकर इतने दिन से देते आए हैं, क्लाइंट उस फंड का यूज करते हुए करते आए हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? जिसका ब्रेड एंड बटर इसमें से था वो कहाँ से आएंगे? तो इस तरह से है। इसके बाद पॉइंट है कि आपका जो है, आपने कोई बैक टेस्टिंग डेटा नहीं दिया। आप कह रहे हैं कि इससे मार्केट में रिस्क है, या तो सिस्टमेटिक रिस्क है या क्लाइंट का रिस्क है। तो आप हमें बताएं कि किसके लिए आप कर रहे हैं? क्लाइंट को बचाना चाहते हैं, ब्रोकर को बचाना चाहते हैं, या मार्केट को बचाना चाहते हैं? किसको बचाना चाहते हैं? तो वो पॉइंट देना जरूरी है, क्योंकि सालों से जो देते आए हैं और इंट्राडे मार्जिन की वजह से कभी कोई ब्रोकर डिफॉल्ट नहीं हुआ है, कोई क्लाइंट भी उसकी वजह से डिफॉल्ट नहीं हुआ है। बल्कि जितने भी जो प्रॉब्लम्स हुए हैं, जो घोटाले हुए हैं, आप कार्वी की बात करें या बीएमए स्टॉक वेल्थ की बात करें या जहाँ भी करें, वो डिलीवरी बेस्ड जो आपके जो शेयर्स हैं उसको प्लेज अनप्लेज की वजह से हुआ है। इसके अलावा जो है और भी जो कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई इसमें हम आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन 19(1)(g) है या 14(16) है, हम उसको कवर कर सकते हैं कि नहीं। तो हमने इन सब पॉइंट्स को ऑलरेडी कवर किया है। इसके बाद जो आपका सेबी का पॉइंट है कि वो क्यों करना चाहती है, तो मैंने इस बारे में प्राइम मिनिस्टर को जो लेटर लिखा था और उसका जो जवाब आया मेरे पास सेबी की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं आया, जब सेबी की तरफ से आया, और वो जो सेबी का जवाब है उसमें जो बातें कही गई हैं, उन्होंने कहा कि फर्दर इट मे बी मेंशन्ड दैट द एफोरसेड फ्रेमवर्क वाज इशूड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सबमिशन ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स सच एज स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन एट्सेट्रा। तो अगर इन्होंने इनसे जो फ्रेमवर्क है इसके लिए जो डिस्कशन किया होता, तो क्या हम लोगों को पहले से पता नहीं होता? और हम लोग जो ब्रोकर्स हैं उनको पता कैसे नहीं होता? और अगर पता होता तो और उनको एक्सेप्ट किया होगा तो वो डॉक्यूमेंट वो दिखाएं, ये कोर्ट में हम लोग मांगेंगे। और अगर वो सही है इनकी बात, तो अभी एसोसिएशन या ब्रोकर जो है उसके अगेंस्ट में क्यों कोर्ट में जा रहे हैं, क्यों मीडिया में जा रहे हैं या कोर्ट में जा रहे हैं या फाइनेंस मिनिस्ट्री में क्यों लिख रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये बात गलत है। अब आप सोचिए कि एक रेगुलेटर अगर वो अपने राजधर्म का पालन नहीं करता है और जो आपका ये डिसीजन है या इस तरह की जो लेटर कह रहे हैं और बिना किसी कंसोलिडेटिव या ठोस किसी सॉलिड ग्राउंड के बिना किया है, तो ये कहीं ना कहीं आपका किसी के इन्फ्लुएंस में आके किया गया कदम है, और जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारी कंट्री के लिए या पूरा इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि
ये जो पीक मार्जिन सर्कुलर है जहां ब्रोकर फंड नहीं दे पाएगा, इसके लिए इनको खुद नहीं पता है, अथॉरिटी को, सेबी को या फिनेंस मिनिस्ट्री को जो ये पॉइंट्स दे रहे हैं कि क्यों अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन है या जो भी है। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। एक हमारे एक एमपी हैं, शिवसेना से हैं, उन्होंने लेटर लिखा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और सेबी को, उसका कि क्यों भाई इसको क्यों किया जा रहा है। तो उसमें एक पॉइंट है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जो रिप्लाई दिया गया है उसमें मैं एक पॉइंट बताता हूं। उसमें वो कह रहे हैं, इसको जो है आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से किसी मिनिस्टर जो हैं, मिनिस्टर का साइन किया हुआ लेटर है, उसमें कह रहे हैं फर्दर सेबी सबमिटेड that it came across various complaints from the investors that brokers were placing unauthorized trades using clients' funds and thereby causing huge losses to the investors. In order to protect the interest of investors from such brokers misutilizing the funds of clients, SEBI prescribed upfront collection of margin from clients in the cash segment by its circular 19 November 2019. अब आप ये बताइए कि अगर मैं एक ब्रोकर हूँ, आप एक क्लाइंट हैं और मुझे आपका फंड मिसयूज करना है, तो मैं अपने फंड क्यों दूंगा? तो ये जो सर्कुलर लाया गया है, ये किस वजह से लाया गया है, ये ना तो सेबी को पता है, ना तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को पता है, बस लाया गया है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि इसमें किसका इन्फ्लुएंस है और इससे किसको फायदा, किसी न किसी को फायदा हो रहा है। तो इसकी वजह से इन चीजों को किया गया है। जी मिस्टर मुखर्जी, जैसा कि तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि पीक मार्जिन दरअसल एक षड्यंत्र है और एक नई तरह का वित्तीय घोटाला है, आपका इस पर क्या विचार है? ऐसे बहुत से लोगों का मानना है कि जो ये पीक मार्जिन सर्कुलर है, इसमें कहीं ना कहीं जो रेगुलेटर है, इन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया है। और जब राजधर्म का पालन नहीं होता है तो वो जाहिर सी बात है कि वो देश के हित में नहीं है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हित में नहीं है, देश की इकोनॉमी के हित में नहीं है और आम आदमी के हित में नहीं है, पूरे समाज के लिए नहीं है। और जब वो ऐसे रेगुलेटर द्वारा ऐसे कोई डिसीजन लिया जाता है जो समाज के हित के लिए नहीं है, वो जाहिर सी बात है वो एक कंस्पिरेसी है, ऐसा लोगों का मानना है। और ये इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से इस सर्कुलर को लाया गया है वो अपने आप में क्वेश्चनेबल है। क्योंकि आप देखिए, ये जो 20 जुलाई 2020 को जब सर्कुलर आया, देश में पेंडेमिक चल रहा था और पूरे देश में लॉकडाउन था। उसी हालत में इसको लाया गया और इससे पहले कोई कंसल्टेशन नहीं था, कोई कंसल्टेटिव पेपर इशू नहीं हुआ था कि ब्रोकर जो है क्लाइंट को फंडिंग नहीं कर पाएगा। नवंबर 2019 में जो सर्कुलर आया था उसमें था कि अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन होगा और क्लाइंट को देना है, फ्यूचर की तरह, डेरिवेटिव मार्केट की तरह कैश मार्केट में भी देना है, जो कि इससे पहले भी आया है। 2011 की बात अगर हम करें तो 2011 में भी सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, एलसी गुप्ता कमेटी रिपोर्ट में भी कही गई है और बाकी सारे जो भी सर्कुलर है उसमें अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन के लिए वो फंड कलेक्शन की बात कही गई है। अब जो ये सर्कुलर आया तो इसमें ये तय हुआ, ये समझ में आया कि आप जो हैं क्लाइंटों के जो शेयर्स हैं, जो प्लेजिंग अनप्लेजिंग जो सिस्टम था उसमें जो कार्बी केस में हुआ या बीएमए में हुआ, तो उसकी वजह से सिस्टम को थोड़ा दुरुस्त करने की जरूरत थी। तो क्लाइंट के फंड का मिसयूज रोकना था और इसके लिए कमेटी बैठी थी या उसके लिए जो है टीम, उस पर डिस्कशन चल रहा था। तो ये कहा गया कि क्लाइंटों का जो शेयर्स हैं सिर्फ उसको प्लेज या अनप्लेज तभी करना है जबकि उसको फंड की जरूरत हो। एक क्लाइंट का फंड दूसरे के लिए यूज नहीं करना है या प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में नहीं करना है। ये पॉलिसी आई थी और इस पर डिस्कशन इस तरह से हुआ था। अब क्या हुआ, 2019 के नवंबर में जब ये सर्कुलर आया, दिसंबर में एक कोई मार्केट पार्टिसिपेंट है, एक ब्रोकर है, उन्होंने लिखा, पहले तो लिखा कि इसमें आपका मार्जिन जो है क्लाइंटों को
ब्रोकर को अपने फंड से ही देना पड़ेगा। तो ब्रोकर को जो फंड देना पड़ेगा उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ, एक ब्रोकर, बात को समझिए, एक ब्रोकर का जो एक्सचेंज वाइड पोजीशन का जो लिमिट होता है 15% या एक सर्टेन करोड़ तक का जो ओपन पोजीशन है, जो ब्रोकर वहां तक पहुंच चुका है, जिसके पास लाखों में क्लाइंट हैं और उसको अपने फंड से अगर फंड देना है क्लाइंटों को, तो क्या उसको कोई फायदा पहुंचेगा कि नहीं, वो समझने वाली बात है। पहली बात कि मान लीजिए कोई ब्रोकर है, उसको क्लाइंटों को अपने फंड से फंडिंग करना है और जिसके पास 40-50 लाख क्लाइंट है, तो उसको मान लीजिए 40-50 हज़ार करोड़ का फंड चाहिए, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, अरेंज करना बहुत ही मुश्किल है। और अगर मान लेते हैं अरेंज हो भी गया तो उसके लिए सिस्टमेटिक रिस्क जरूर होगा। तीसरी बात है, क्योंकि उसका सिस्टम कभी भी हैंग कर सकता है, कुछ हो सकता है, तो उसको इंडिविजुअल लेवल पे उस ब्रोकर को लॉस हो सकता है। तीसरी बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन, जो इसका ओपन इंटरेस्ट का जो 15% का जो एक्सचेंज का नॉर्म है, वहाँ वो ऑलरेडी पहुँचा हुआ है, तो इससे उसको कोई फ़ायदा, फंड अगर देगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उल्टे जो डिस्काउंट ब्रोकिंग का अगर मॉडल है उसका, तो आपका वो ब्रोकरेज और उस फंड का जो इंटरेस्ट होगा वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहेगा। तो और देखा गया कि इसमें उस ब्रोकर ने लिख दिया कि भाई कोई भी ब्रोकर, जो हम लोग मार्जिन अक्रॉस द बोर्ड हैज़ बिन रिड्यूस्ड, उसने अपना जनवरी में 20 दिसंबर को उसने एक पहले तो लिखा कि क्लाइंटों को जो है अपने फंड से देना होगा। 20 दिसंबर 2019 को लिखता है, 20 दिसंबर 2019 को, और 2 जनवरी 2020 को फिर उसने लिख दिया कि भाई क्लाइंटों को अपने फंड से भी फंड नहीं दे सकता ब्रोकर। अब आप खुद सोचिए कि 15 दिन के विदिन 2 वीक्स उसको कैसे पता चल गया कि इसमें नहीं दे सकता। हम लोगों, बाकी मार्केट में किसी को नहीं पता, जो एसोसिएशन है, एनमी है, सीपीएआई है, किसी को भी नहीं पता। उसने लिख दिया और मार्केट में एक र्यूमर फैल गया और मार्जिन देना बंद है, हो गया करके। हम लोगों से भी पूछा गया, हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, और हम लोग मार्जिन देते रहे। बाद में उस ब्रोकर ने भी दिया। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ब्रोकर ने ये लिखा कि ऐसा कोई सर्कुलर, ऐसा कोई आ जाएगा, विदिन ए वीक आ जाएगा और ये मार्जिन देना सबके लिए बंद हो जाएगा। तो क्या ये सही था? तो क्या इसमें 2 बातें हैं कि वो जो ब्रोकर कह रहा था, अगर वो बात सही है तो रेगुलेटर ने बाकी लोगों को क्यों नहीं बताया, और उसमें कौन सी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कौन कौन अवेलेबल थे, वो देखा जाना चाहिए। और ये जो बातें लिखी गई हैं, ये किसी सोशल मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रोकर का जो ऑथराइज्ड, सेबी ऑथराइज्ड या एक्सचेंज से जो ऑथराइज्ड जो उसका वही पोर्टल है, उसमें लिखा हुआ है। और ये लिखा गया है कि हमें ये पता है और हम बता रहे हैं सबसे पहले, और हम जो बता रहे हैं बाकी ब्रोकर को भी ऐसा ही करना पड़ेगा, और वो आपका विदिन ए वीक ऐसा आ जाएगा, विदिन ए वीक और मैक्सिमम बाय दिस मंथ, दैट इज जनवरी 2020। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो सेबी को अगर वो बात सही है, ऐसा सेबी ने उसको पहले ही बताया हो या इन्होंने उनसे डिस्कशन किया हो और ये सजेशन दिया हो, क्योंकि इनके लिए फंड मैनेज करना पॉसिबल नहीं था, तो इन सब चीज़ों को से पता चलता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। देव जी, आपने रिटेलर्स की आवाज हर संभव जगह उठाई है, चाहे वो कोर्ट का रुख करना हो या फिर प्रधानमंत्री को पत्र लिखना। आप किस स्तर तक संघर्ष करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? देखिए, हम लोग एज ए कॉमन मैन या एज ए बिजनेसमैन, हम तो कोर्ट में ही जा सकते हैं। हम तो किसान आंदोलन की तरह जाके सड़कों पे तो हम एजिटेशन नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अगर हाई कोर्ट से हमें न्याय मिला, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हमें न्याय मिलेगी। और अगर ऐसी कोई बात होती है जो हमें ज़्यादा वो सफलता नहीं मिलती है, तो हम सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटा। कोर्ट में सेबी द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। आप इससे क्या मायने समझते हैं? देखिए, किसी भी
जो कोर्ट में जो केस हो रहा है, दो कोर्ट में क्या होता है कि दो पक्षों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में एक एक तरह से वो डिस्कशन होता है, या यूं कहें कि एक लड़ाई सी होती है, तर्क संकेत उसमें वाद विवाद होता है, और उसमें एक पक्ष जीतता है और एक पार्टी की हार होती है। तो ऐसे केसेस में कोई भी बंदा अपना जो सबसे बढ़िया सेनापति होगा, या जो उसके पास सबसे बेस्ट जो कमांडर होगा, उसको वो तभी यूज़ करेगा जब उसके हारने की उम्मीद हो, या फिर उसको किसी भी हालत में उस केस को वो जीतना चाहती है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि शुरू में जब हम लोगों का केस हुआ तो सॉलिसिटर जनरल नहीं आए थे, बट जब लगा होगा सरकार को कि शायद उनके पास उस तरह से वैलिड पॉइंट नहीं है, तो शायद उन्होंने अपने बेस्ट कमांडर को उतारा है। अगर पीक मार्जिन एक सोची समझी साजिश है और एक तरफ रिटेल ट्रेडर्स और बाकी ब्रोकर्स को भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है, तो इसके फायदे किसको हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए 90% जो इंटरडे मार्जिन यूज़ होता है, या 90% जो वॉल्यूम है, वो ऑप्शंस ट्रेडिंग में होता है। और ऑप्शंस ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग के लिए जो आपके एक्टिव ट्रेडर हैं, या जो ट्रेडिंग फॉर ए लिविंग करते हैं, जो अपनी ब्रेड एंड बटर के लिए काम करते हैं, वो लोग ऑप्शन बाई के लिए मार्जिन यूज़ नहीं करते। कम से कम हमने ऑप्शन बाई करने के लिए जो नॉर्मल पोजीशन होता है MIS, बिना किसी स्टॉप लॉस का होता है, जो हमने कभी ऑप्शन बाइंग में मार्जिन नहीं दी है। जो ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर होता है, जिसमें कोई कुछ यूज़ करता है, जो कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आप जिसमें काम नहीं कर सकते, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं MIS की बात कर रहा हूँ। या नॉर्मल पोजीशन में जो होता है, कोई जो है नेकेड पोजीशन बना सकता है या हेज करके बनाए, जैसे भी बनाए, तो उसमें ऑप्शन बाय करने के लिए मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि इन्फॉर्म ट्रेडर होते हैं, जो एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं। तो मार्जिन कहाँ ज़रूरत होती है? ऑप्शन राइटिंग में। अब इससे क्या होगा, इस सर्कुलर से जो लोग अपना ब्रेड एंड बटर के लिए, जो छोटे ट्रेडर हैं, जिनके पास 5 लाख से कम का फंड है, वो लोग मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे, पैसे अर्न नहीं कर पाएंगे। देखिए मार्केट में क्या है कि कोई भी सौदा जब होता है, कोई ट्रेड होता है, तो एक बंदा उसमें से अर्न करता है, एक बंदा लॉस कर सकता है, या दोनों बराबर रहेंगे तो कोई नहीं अर्न करेगा। तो एक जो स्टॉक मार्केट की जो ट्रेडिंग होती है, उसमें एक बंदा जो अर्न करेगा, उसके पास जो लॉस करेगा, उससे उसके जेब में पैसा आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे इन्फॉर्म्ड बायर और एलीट ट्रेडर एक कैटेगरी है, और एक नोविस ट्रेडर है, या जो स्पेकुलेटर है, उसकी बात है। जो आप अगर वॉल्यूम देखेंगे स्टॉक मार्केट का, इंडियन ये NSE की वॉल्यूम देखें, तो 90% जो वॉल्यूम है इंटरडे का है, और उसमें से 90% वॉल्यूम ऑप्शंस का है। अब ऑप्शंस में जो मार्जिन होता है, लोगों को जो लड़ाई कर रहे हैं लोग, इस पे जो बातें कह रहे हैं, तो इसमें मार्जिन की ज़रूरत कहाँ पे है ना? मार्जिन जो है ऑप्शन राइटिंग या ऑप्शन सेल करने के लिए मार्जिन चाहिए। ऑप्शन बाय करने के लिए मार्जिन को जो इन ट्रेडर्स हैं, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं अपनी बात करूं, तो ऑप्शन बाय करने के लिए जो MIS में जो बाय होता है, हमने कभी MIS में कोई मार्जिन क्लाइंटों को नहीं दिया है। तो जितनी भी मार्जिन है ऑप्शन राइटिंग के लिए है। अब ऑप्शन राइटिंग में क्यों चाहिए? ऑप्शन राइटिंग में आपको फॉर एग्जांपल एक लॉट, अगर आप निफ्टी की बात करें, तो 1.5 लाख से 1,75,000 के करीब का आपको मार्जिन चाहिए एक लॉट ऑप्शन सेल करने के लिए। वहीं ऑप्शन अगर आप बाई करते हैं, तो बाई करने के लिए आपको 5 रुपये में भी आप एक लॉट ऑप्शन बाई कर सकते हैं। अब ऑप्शन बाई करने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि नॉर्मल पोजीशन में या MIS में हमने ऑप्शन मार्जिन में कभी मार्जिन दिया नहीं है। तो अब जो ऑप्शन राइट करते हैं, इनको जो ऑप्शन मार्जिन की ज़रूरत है, अब जब मार्जिन नहीं पाएंगे तो वो फिर या तो मार्केट से वो ख़त्म हो जाएंगे या ऑप्शन बाइंग में जाएंगे। अब अगर ऑप्शन बाइंग में जाएंगे तो क्या होगा? उसके लिए जो है आपका ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा, सब जब ऑप्शन बाई करेंगे, और ये कहीं ना कहीं जो ऑप्शन राइटर है उसको उसका फ़ायदा मिलेगा।
और इससे क्या होगा कि जो आपका इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं या जो प्रोप्राइटरी डेस्क हैं वो पैसा कमाएंगे, या HNI या जो हैं जिनके पास लाखों में 10 लाख से ऊपर का फंड है, सिर्फ वही लोग मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। और छोटे ट्रेडर जो हैं जो ये लॉटरी की तरह ट्रेड करेंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि इस मैटर में रिसेंट डेवलपमेंट्स को अगर देखा जाए तो ANMI एंड CPI क्या आपको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, इनसे हमें आज तक ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिला है। मैंने एनमी से बात करी थी कि एक बार नहीं कई बार मैंने बात करी थी कि ये केस जो है ये कोर्ट में जो फाइल करना है इसको आप लोग करें, जिसको कि उन्होंने मना कर दिया। और कई और भी ब्रोकर से हमने बात किया था, या CPI की तरफ भी हमने वहाँ से भी हमने कोशिश करी थी कि वो लोग इस केस को वो करें। जब इन्होंने नहीं किया तब मजबूरी में हमें केस को फाइल करना पड़ा। मुखर्जी साहब, क्या बाहर के देशों में भी पीक मार्जिन जैसा कोई नियम होता है और वहाँ पे डे ट्रेडिंग के लिए मार्जिन रिपोर्टिंग की कोई व्यवस्था है? देखिए, ये जो पीक मार्जिन है ये अपने आप में एक इसको एक क्रिप्टिक या ड्रैकोनियन पॉलिसी कह सकते हैं, और ये कहीं नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया में ही ये इसको लाया गया है सेबी द्वारा, और बाकी कंट्रीज़ में एंड ऑफ द डे रिपोर्टिंग होती है और वहाँ ब्रोकर जो है फंडिंग कर सकता है। देव जी, किस तरह का सपोर्ट आपको अभी तक ट्रेडिंग कम्युनिटी से मिला है, चाहे वो क्लाइंट्स का हो या अन्य परेशान ट्रेडर्स का? काफ़ी सपोर्ट मिला है, एक मोरल सपोर्ट मिला है, और सब लोग चाहते थे कि जब से ये सर्कुलर आया है तब से काफ़ी लोगों के जो ब्रेड एंड बटर जिनके ख़त्म मतलब वो उनसे छिन गए, उनके कई लोग आके हमारे ऑफिस में आके इमोशनली काफ़ी लेटर लिखा है, लोगों ने मेल किया है, वीडियो भेजा है, और कितनी परेशानी का सामना कर रहे हैं उसका हमने कंटिन्यूसली इन लोगों ने किया, और इसकी वजह से हमने ये केस को फाइल किया। इवन इनका ये कहना है कि किसी तरह से जो कि जिनके पास ब्रेड एंड बटर की प्रॉब्लम है फिर भी वो हमें मॉनिटरीली हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हमने कभी किसी से ये इस तरह की कोई सपोर्ट मॉनिटरी या किसी तरह से सपोर्ट नहीं लिया है। बट उनका जो है गुड विशेस है, और उनकी वजह से हम लोग ये केस लड़ रहे हैं, और उनके आशीर्वाद से हमें उम्मीद है कि हम ये जीतेंगे। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको इस संघर्ष में आर्थिक और मानसिक दोनों रूपों से कितना प्रभाव पड़ रहा है, और क्या आपके साथ अन्य भी कोई है जो आपको फंडिंग कर रहा है? नहीं, देखिए, जब आप किसी चीज़ के लिए एक तरह से हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो इसको कहते हैं कि क्रूसेड है, धर्म युद्ध है। तो हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जब अन्याय के खिलाफ आप लड़ते हैं या कोई भी इस तरह के काम करता है उसमें थोड़ी सी परेशानी तो होती है, तो फिनेंशियली भी होता है, मेंटल भी होता है। इवन कई लोगों ने हमें बताया कि हम जो केस कर रहे हैं हमें बहुतों ने मना किया कि क्योंकि सेबी एक या फिनेंस मिनिस्ट्री के अगेंस्ट में आप अगर केस करते हो तो आपके इसके कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे इन फ्यूचर। तो वो तो है, लेकिन ऐसा है कि आप जब सच्चाई के लिए कुछ काम करते हो तो इसका आपको एक कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि आप अच्छे काम के लिए कर रहे हो। जी सर, आपको ये संघर्ष आर्थिक और मानसिक रूप से कितना प्रभावित कर रहा है? जैसा कि आपको उम्मीद है कि आप इस केस को पूर्ण रूप से जीत जाएंगे, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, इसके बाद क्या क्लाइंट्स को लेवरेज मिलेगा? देखिए, अगर केस हमारे फेवर में केस का रिजल्ट आता है जैसा कि हम उम्मीद करते हैं, तो हम लोगों ने ये पीक मार्जिन सर्कुलर को रिवोक करने की बात करी है। तो ये सर्कुलर अगर रिवोक हो जाता है तो फिर ब्रोकर जो है अपने क्लाइंटों को फंड दे पाएगा। तो जैसी जो स्थिति पहले थी उस तरह से वो दे पाएगा। अब जो ब्रोकर अपना फंड अरेंज कर पाएगा, जिसके पास क्लाइंट बेस कम है या अपना फंड है, वो दे पाएगा। ये तो उसका ब्रोकर के विल पे डिपेंड करेगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर सेबी हो सकता, रेगुलेटर हो सकता है कि वो फिर कोई कमेटी बैठाए और कितना मार्जिन देना होगा नहीं होगा, ऐसा शायद वो कोई कमेटी बैठाए, या वो फिर वो बात की बात है। लेकिन अगर ये रिवोक हो जाता है तो फिर एज इट इज स्टेटस को विल बी मेंटेन्ड। जी, थैंक यू।
उम्मीद है कि आप इस केस को बहुत जल्द जीत जाएं और क्लाइंट्स को लेवरेज भी मिले। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VFN न्यूज़। आपके साथ में आशीष शुक्ला आपको पूर्ण विराम कहते हैं।